नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मित्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम प्रत्येक दिन एक एक सेट लेकर के आ रहे हैं और आज ये सेट नंबर 2 है और जिसमें हम 20 प्रश्नों का बहुत ही बारीकी से डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और ये 20 प्रश्न जो कई बार अनेक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। तो ये प्रश्न को आप यदि सही से लगा लिए तो आपका जीके जीएस बहुत मजबूत हो जाने वाला है। दोस्तों यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं उसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब देना है और देखना है कि 20 में से आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। यदि आपका 15 प्रश्न से ज़्यादा सही हो रहा है तो आपका जीके जीएस बहुत मजबूत है और उससे कम यदि हो रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 20 प्रश्नों में से आप कितने का आंसर सही करते हैं। और आप अपने से आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसमें आप अपने से अपना ऑप्शन को चूज करेंगे और अंत में देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कितना आप सही कर पाए हैं। तो चलिए आपके बीच ये रहा सबसे पहला प्रश्न कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। दोस्तों आपको ये बताना है कि टीपू सुल्तान का मृत्यु जो हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन आपके बीच है मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, कुर्ग में और फिर वांडीवास में। सही आंसर आप लगा चुके होंगे श्रीरंगपट्टनम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न आपके साथ है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। दोस्तों आदि ग्रंथ के बारे में पूछा गया है कि किनके द्वारा इसको संकलित किया गया था। ऑप्शन आपके पास है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले गुरु अर्जुन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ भी सही हो गया है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वीराज विजय एक साहित्य है और उनके लेखक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयनक और फिर नयचंद सूरी। ऑप्शन यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं और आपका सही आंसर यहाँ पे आया होगा ऑप्शन नंबर सी, जयनक। इस तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर और ये चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया, अर्थात कब से दास प्रथा को इग्नोर किया जाने लगा। तो इसमें आपको बताना है सही आंसर और ऑप्शन है 1843 में, 1853 में, 1863 में और 1873 में। यहाँ पे आप कंफ्यूज इस तरह से हो जाएंगे कि 43, 53, 63 और 73 दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये 1843 ईस्वी में ही दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर होगा। तो चलिए पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। आपको सही आंसर बताना है और ऑप्शन आपके साथ ये रहा वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक। सही आंसर आपको करना है और यहाँ से इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और छठा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी और उसमें भाग के बारे में यदि पूछा जाए तो 22, उस समय उसमें भाग के बारे में पूछा जाए तो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने हैं। वर्तमान यदि पूछा जाएगा तो अभी भारत में 12 अनुसूची हैं। जैसा कि हमने बताया कि शुरू में 8 थे लेकिन अभी फिलहाल 12 हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपको पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि जिस समय भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उसमें 8 अनुसूची थे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उस समय 8 अनुसूची थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जो 8 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 8वां प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है
कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अर्थात आपको बताना है कि 74वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि वो 12वीं अनुसूची होगा। और यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, तो आपका सही आंसर होगा 11वां अनुसूची। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा 74वां संविधान संशोधन के तहत, तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर डी के साथ और 12वीं अनुसूची आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। अर्थात यहाँ पे आपको अनुसूची का नाम बताना है जिसमें यह वर्णन किया हुआ है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र हो, उसका जो है सबसे सही आंसर आपको बताना है। और आपके साथ ये रहा ऑप्शन प्रथम अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। दोस्तों यहाँ से आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर इसका आप ए नंबर लगा चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का। और प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अनुसूची के बारे में पूछा है और ऑप्शन आपके साथ है कि दल बदल कानून, दूसरा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और तीसरा संघ की भाषाएं और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर लगाना है। जब भी 10वीं अनुसूची की बात किया जाएगा दोस्तों तो आपको ये याद रखना है कि ये दल बदल कानून से संबंधित होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। वहीं 11 नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वर्ष भर बोई जाने वाला फसल है। कौन सा ऐसा फसल है जो वर्ष भर हम बो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रबी फसल होगा, खरीफ फसल होगा, जिसको हम वर्ष भर बो सकते हैं, वो कौन सा फसल है। तो आपके साथ ऑप्शन है उड़द, गेहूँ, राई और मक्का। आप सही आंसर लगा चुके होंगे मक्का। और मक्का ही एक ऐसा फसल है जो वर्ष भर बोया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। और 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके साथ है वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में और बेंगलुरु में। आपका सही उत्तर यहाँ से आप लगा दिए होंगे ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई। और आपके पास ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति। यहाँ से आप देखेंगे कि सही आंसर आपका होगा श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आप चले जाएंगे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। अर्थात ऐसा वस्तु जो भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है तो वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन है खली, कच्ची कपास, चावल और मसाले। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चावल इसका सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है जो भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। यहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। और इसमें पूछ रहा है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो डेट वाइज रहते हैं यह स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन को देखेंगे 1969, 1753 और 1953 और 1853। यहाँ से आपको सही आंसर करना है और आप सही आंसर कर चुके होंगे ऑप्शन नंबर सी 1953। ये आपका हो गया सही आंसर। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है। आपको उस देश का राजधानी, उस देश के बारे में बताना है। आपको उस देश का नाम बताना है जहाँ पे रोटरडम स्थित है। ये यूरोप में है और इसका कौन सा देश है आपको बताना है दोस्तों। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। तो रोटरडम जो ये बंदरगाह है ये नीदरलैंड में स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे क्वेश्चन 17 के बारे में बात करें कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। अर्थात आप जानते हैं कि सभी नदियां, मुख्यतः नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है और गंगा नदी के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है। तो आपको बताना है ऑप्शन है चापाकार, पंजाकार, छीनाकार और नौकाकार। आपका सही आंसर आप लगा चुके होंगे
ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर होगा। चापाकार डेल्टा का निर्माण गंगा नदी करती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है। अर्थात यदि कोई भी तापमान को स्थिर रखा जाए और उस समय गैस का आयतन को कम कर दिया जाए तो उसका दाब जो बोल रहा है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे है कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, और सी है बढ़ जाता है, और चौथा है सभी असत्य हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी दाब के बारे में पूछा जाए तो दाब इस स्थिति में बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, और 19 में पूछ रहा है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। अर्थात गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें जल का प्रयोग किया जाता है, तो उसका कारण क्या है कि हम जल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके साथ है, इसका निम्न घनत्व के कारण, निम्न क्वथनांक के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण, और आसानी से उपलब्ध हो जाता है जल उसके कारण। तो आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है और इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण। तो आप लगा चुके होंगे। अगला और अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, विद्युत का सुचालक नहीं है अर्थात कुचालक है। तो आप ऑप्शन दे करके सही से थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा निकिल जो है ये हमारा धातु है, और प्रत्येक धातु क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। तो निकिल हमारा क्या होगा, सुचालक होगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि नहीं होगा, तो देखिए टंगस्टन भी हमारा सुचालक होगा, एल्युमिनियम भी हमारा सुचालक होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये आप जानते हैं कि ये अधातु होते हैं, और अधातु हैं तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होंगे, विद्युत का कुचालक होंगे। तो आपका सही आंसर आप लगा चुके होंगे ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह से आज के इस सेशन का समाप्ति हो जाता है। और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप इन 20 प्रश्नों में से, जो बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न थे, 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब आपका बारी है कि आप खुद को परखिए कि आप आखिर वास्तव में 20 में से कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए हैं। यदि आप 20 में 20 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं तो आपको मिलता है एक्सेलेंट, और यदि 20 में से आप 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं तो आप सुपर हैं। आपको थोड़ा सा और सुपर से भी ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन 2 भी समाप्त हो जाता है, और हम लगातार 20 प्रश्नों का ये सेशन ले करके आते रहेंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने की ज़रूरत है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।